वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। फ्रांस की राज्य क्रांति के विभिन्न कारणों में से हम चर्चा कर रहे थे। प्रारंभिक कारण और जो वित्तीय अकर्मण्यता, राजनीतिक विलासिता और वर्साई के राजमहल से संबंधित सुख सुविधाएं, इन सब से त्रस्त होकर के जनता ने फ्रांस में क्रांति का बिगुल बजा दिया। तो और कौन कौन से विशेष कारण थे जिनके कारण से फ्रांस जैसे देश में, जो उस समय यूरोप का बहुत शक्तिशाली राष्ट्र था हर दृष्टिकोण से, लेकिन फिर भी आम जनता उनके खिलाफ में, राजसत्ता के खिलाफ में खड़ी हुई। तो और जो अन्य जो कारण हैं उनका आज हम विश्लेषण करेंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है प्रशासनिक अव्यवस्थाएं। फ्रांस का जो प्रशासनिक ढांचा है वो बहुत ही अव्यवस्थित था, असंतोषजनक था। कहने को वहां राजा जनता के हित के लिए था, लेकिन राजा चूंकि अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था, ईश्वर की आज्ञा से वो शासन कर रहा है, इसलिए सैद्धांतिक रूप से ऑन द ग्राउंड वो जनता की परवाह नहीं करता था। और वो अपने वर्साई का जो राजमहल है उसमें जो विलासिताएं हैं, सुख सुविधाएं हैं, उसमें ही डूबा रहता था। शहर से दूर जनता के बीच में राजा कभी जाता नहीं था। जनता की दुख दर्द और उनकी जो समस्याएं हैं उसके बारे में सोचने के लिए उसके पास वक्त नहीं था। वहां पर जो प्रशासनिक ढांचा है राजा की सहायता के लिए, वहां पर 5 समितियां बनी हुई थी जो राज्य के कार्य में राजा की मदद करती थी। इन जो प्रशासनिक जो समितियां हैं उनको राजा की उंगलियां कहा जाता था। इनका काम था प्रशासनिक कार्यों की सहायता के लिए राजा की मदद करना, आदेश पारित करना, राज्य की गतिविधियों को संचालित करने का कार्य करना। ये सारे चुनिंदा जो कृपा पात्र थे वो राजा द्वारा ही मनोनीत होते थे। राजा की 5 उंगलियां कहा जाता था और इनके माध्यम से ही राजा शासन करता था। तो ये चूंकि कठपुतली नियुक्त ये लोग थे, तो वो राजा की मंशा के अनुरूप ही कार्य करते थे। इनका मकसद अधिक से अधिक धन बटोरना और अपने भोग विलास के लिए सामग्री उपलब्ध कराना ही इनका मूल उद्देश्य बनता जा रहा था। इसी प्रकार से पूरे जो प्रशासनिक ढांचा है पूरे देश भर का, उसको 36 भागों में बांट रखा था, जिन्हें इंटेंडेंसीज कहा जाता था। इंटेंडेंसीज या जनरलिटीज या इंटेंडेंटीज जो होती थी, यानी कि प्रदेश, पूरे देश को 36 भागों में, प्रदेशों में बांटा गया था। और इन के जो प्रमुख अधिकारी थे वो इंटेंडेंट या गवर्नर कहलाते थे। इनका जो काम करने का तरीका है वो राज्य पर निर्भर करता था। इनकी नियुक्ति और इनका जो निलंबन है, इनके जो गवर्नर है उनका, वो राजा के ऊपर डिपेंड करता था। तो कहने को ये एक ऐसा ढांचा तैयार किया गया था जो कि प्रशासनिक विकेंद्रीकरण उसका मुख्य उद्देश्य था। लेकिन यदि हम बहुत गौर से देखें तो पता चलेगा कि ये केवल दिखावे के लिए शक्तियों का विकेंद्रीकरण था। बाकी राजा के अंदर सारी शक्तियों का केंद्रीकरण था और राजा को ही ईश्वर का प्रतिनिधि मान करके शासन चलाया जाता था। हर प्रदेश के अपने अलग कानून कायदे थे। कुल मिलाकर फ्रांस में लगभग 40 सरकारें थी, जिनमें से 32 सरकारें फ्रांस के प्राचीन सामंती आधार पर बने प्रांतों में थी। उपर्युक्त इंटेंडेंसीज में विभाजन के अतिरिक्त फ्रांस में कई अन्य प्रकार के विभाजन भी प्रचलित थे। उनके पारस्परिक अधिकारों में कोई स्पष्टता नहीं थी। मध्यकाल से
प्रचलित एक आंतरिक विभाजन के अंतर्गत फ्रांस को बहुत से जिलों डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा हुआ था जो बैलिफ्स कहलाते थे एवं सेनेसल्स नामक अधिकारियों के अधीन रहते थे। इन अधिकारियों के कार्यालय अब विशुद्ध सजावटी थे। इसके अतिरिक्त फ्रांस न्यायिक जिलों जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट्स, धार्मिक जिलों तथा शैक्षणिक जिलों में भी बटा हुआ था, यानी कि अलग अलग विभाग बांटे हुए थे। न्यायिक, शैक्षणिक और धार्मिक एक जिले बना रखे थे, लेकिन ये केवल एक श्रृंगारिक या सजावटी रूप में थे। एक्चुअल में इनमें किसी प्रकार का कोई जनहित का काम नहीं होता था। फ्रांस में स्थानीय स्वप्रशासन जैसी किसी इकाई को कोई वास्तविक अस्तित्व प्राप्त नहीं था। राष्ट्रीय प्रशासन की भांति स्थानीय प्रशासन का निर्धारण भी वर्साई के राज दरबार से ही किया जाता था। खास बात यह है, पेरिस से सैकड़ों मील दूर अवस्थित किसी गांव के टूटे पुल के निर्माण का प्रश्न हो या किसी सार्वजनिक भवन की छत से के मरम्मत का, इसका निर्णय पेरिस के वर्साई के राजमहल से ही लिया जाता था। लंबे विलंब के बाद यह निर्णय होता था। इसलिए हेजन के शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से लाल फीताशाही का काल था। हेजन कहते हैं कि ये पूरी तरह से लाल फीताशाही का काल था। कहने को राजतंत्र था, विकेंद्रीकरण था और जनहित के लिए कार्यालय भी थे, डिस्ट्रिक्ट थे, प्रांत थे, लेकिन एक्चुअल निर्णय वर्साई से ही होता था। फ्रांस का प्रशासन लगभग पूरी तरह वर्साई में केंद्रीभूत था। ऐसे अत्यधिक केंद्रीकृत प्रशासन के माध्यम से फ्रांस के विभिन्न क्षेत्रों के प्रशासनिक नियमों और घटकों में आसानी से एकरूपता लाई जा सकती थी, लेकिन राजनीतिक उदासीनता इतनी अधिक थी कि वे इस ओर ध्यान नहीं देते थे। फ्रांस के विविध क्षेत्रों में अलग अलग एवं बहुरूपीय व्यवस्थाएं प्रचलित थी। एक प्रांत से दूसरे प्रांत में, यहां तक कि कभी कभी एक गांव से दूसरे गांव में जाने पर तौल माप की इकाइयां भी अलग अलग नाम से प्रचलन में थी। फ्रांस के 13 प्रदेशों में मुक्त व्यापार प्रचलित था, जबकि 19 अन्य प्रदेशों में सामान के आने जाने पर चूंगी एवं अन्य कर देने पड़ते थे। कानून व्यवस्था की स्थिति तो और भी खराब थी। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कानून चलते थे। कुछ क्षेत्रों में रोमन कानून व्यवस्था प्रचलित थी तो कुछ क्षेत्रों में पारंपरिक सामंती कानून चलते थे। एक अनुमान के अनुसार फ्रांस में लगभग 285 विभिन्न प्रकार की पारंपरिक कानून व्यवस्थाएं प्रचलित थी। दूसरे कानून राजा एवं प्रभावशाली व्यक्तियों के हाथ की कठपुतली मात्र थे। किसी भी व्यक्ति को बिना कोई कारण बताए वारंट जारी करके, जिसे लेटर दी कैचेट कहा जाता था, गिरफ्तार किया जा सकता था और बिना किसी अभियोग के अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल दिया। तो ये लेटर द कैचेट जो एक अभियोग पत्र होता था, जो जिसे वारंट हम कह सकते हैं, ये एक अंतिम कील साबित हुआ फ्रांस की जो राज व्यवस्था है उसके विरुद्ध, क्योंकि इसके कारण से कई सारे जो बेकसूर लोग हैं उनको जेलों में ठूंस दिया गया। प्रशासनिक व्यवस्था, शासनिक व्यवस्था का नाम मात्र था। जो जैसी मर्जी पड़े वैसा ही वहां पर शासन चल रहा था। राज्यों में अलग कानून, प्रदेशों जिलों में अलग कानून, परंपरागत कानून अलग, कहीं क्या, तो सारी ये व्यवस्था वहां प्रशासनिक लेवल पर हो रही थी। तो ये प्रशासनिक अव्यवस्थाएं जिसने जनता को झकझोर दिया, जनता को मजबूर कर दिया कि वो राजसत्ता के विरुद्ध बिगुल बजाए। अगला कारण है इसका बहुत महत्वपूर्ण कारण, जिसे हम बौद्धिक जागृति कह सकते हैं। लंबे समय से जो विद्वान है, कवि है, वो सत्ता के विरुद्ध गाए बगाए लिखते आ रहे थे। अब धीरे धीरे व्यवस्थाएं इतनी असहनीय हो गई कि अब वो खुल करके लिखने लगे। तो बौद्धिक जागृति भी फ्रांस की क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार करने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हुई। तत्कालीन जो फ्रांस है उसके बारे में ये मानना गलत न होगा कि फ्रांस की क्रांति का विचार इन्हीं लेखकों ने प्रस्तुत किया
जैसा कि डेविड थॉमसन ने लिखा, इन लेखकों के विचारों तथा 1789 में क्रांति की शुरुआत के मध्य संबंध किंचित सुदूर एवं अप्रत्यक्ष है। उन्होंने क्रांति का उपदेश नहीं दिया था और वे किसी भी ऐसे निरंकुश राजा को सहयोग देने के लिए तैयार थे जो उन्हें संरक्षण प्रदान करता तथा उनकी शिक्षाओं को स्वीकार कर लेता। इन लेखकों के अधिकांश पाठक भी न क्रांति चाहते थे न क्रांति के लिए कार्य करना चाहते थे। वे अधिकांश थे अभिजात वर्ग के कुलीन थे, वकील, व्यापारी या स्थानीय लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति जिनकी स्थिति तत्कालीन व्यवस्था में दुख में नहीं थी। यह सही है कि फ्रांस की क्रांति फ्रांस के लेखकों के विचारों का प्रतिफलन नहीं थी। वे मूलतः फ्रांस के राष्ट्रीय जीवन में व्याप्त असंतोषजनक सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों तथा उनके सुधार के प्रति तत्कालीन सरकार की उदासीनता का परिणाम थी। लेकिन फिर भी क्रांति का मार्ग प्रशस्त करने में इन लेखकों का योगदान इस अर्थ में महत्वपूर्ण है कि उन्होंने तत्कालीन समाज एवं व्यवस्था में व्याप्त विसंगतियों की ओर ध्यान आकृष्ट किया तथा उनसे मुक्ति की आशा और आकांक्षा जागृत की। यद्यपि इसके लिए क्रांति का विचार उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया, जैसा कि हेजन ने लिखा है। उन्होंने फ्रांस के लेखकों ने क्रांति को उत्पन्न नहीं किया, लेकिन उन्होंने बड़ी प्रखरता से क्रांति के कारणों को उद्घाटित किया, उन पर ध्यान केंद्रित किया, बहस मुबाहिसों का माहौल बनाया तथा जन आवेश को उन्होंने जागृत किया। फ्रांस की क्रांति की पृष्ठभूमि में 18वीं शताब्दी के 3 फ्रांसीसी विचारक महत्वपूर्ण हैं, मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर और रूसो। तो अगले उस एपिसोड में हम इन तीनों मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर, रूसो की जो कृतियां हैं, उनके जो विचार हैं, उनका जो जन जागृति में योगदान है, उसका हम विश्लेषण करेंगे। फ्रांस की क्रांति दुनिया भर में हम देखते हैं कि इस प्रकार की क्रांतियों के लिए एक उदाहरण रही, प्रेरक रही और इस प्रेरणाओं के पीछे विशेष रूप से जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसका हाथ रहा। धन्यवाद। प्रोफेसर जलालुद्दीन काठार, एसजी गवर्नमेंट कॉलेज, ब्यावर।